हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि 5 क्लास हमारी पहले ही हो चुकी है टॉपिक वाइज। यदि फिर भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्लासेस लेकर आ रही हूँ। बाकी वीडियो में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा किसी और यूट्यूबर के कि वो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करे कि इंग्लिश में भी आपको पढ़ाए, हिंदी में भी आपको पढ़ाए। तो मैंने, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो टर्म्स टफ होती है तो मैंने उन टर्म्स को, जो भी टर्म्स टफ होती है, मैंने उन टर्म्स को आप लोगों के लिए बिल्कुल पीडीएफ में आप लोगों को टाइप करके प्रोवाइड भी करवाया है। साथ ही यदि आप लोगों ने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पीडीएफ भी वहाँ पर मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को पीडीएफ भी मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को फिर इधर उधर टॉपिक के लिए भटकना ना पड़े। और इसके बाद भी यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो और ज़्यादा टफ लग रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, पहले हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम आने पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, जो टर्म्स बिल्कुल सरल है, क्योंकि हिंदी तो हमारी टंग लैंग्वेज है, बिल्कुल हम आम भाषा में डेली यूज़ करते हैं, तो जो सिर्फ नॉर्मल टर्म्स रहेगी या ज़्यादा टफ वाला वीडियो नहीं रहेगा तो मैं उसको आपको इसमें बोलकर ही समझा दूंगी, उसको अलग से टाइप करके आपको नहीं बताऊंगी। और ऐसे लगता है कि बिल्कुल आपकी समझ से बाहर है तो मैं उसका अलग से आपको पूरा पीडीएफ में टाइप करके वीडियो में भी समझाऊंगी, साथ ही टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्रव्य का अणुगतिक सिद्धांत, या इसे कहा जाता है, द्रव्य को तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैटर कहा जाता है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ मैटर। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, और इसका पूरा हमने क्लासिफिकेशन पूरा हम देख चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है और आपको आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके। तो द्रव्य का अणुगतिक सिद्धांत या काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ मैटर के अनुसार क्या होता है कि द्रव्य अत्यधिक सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होता है। यानी जो अणुगतिक सिद्धांत उसने किसकी व्याख्या की थी, देखिए ये ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, द्रव्य की व्याख्या की थी। तो इसके अनुसार जो द्रव्य होता है वो सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि द्रव्य और द्रव दोनों ही अलग अलग टर्म्स है, तो ध्यान रखिएगा। द्रव यानी लिक्विड या तरल पदार्थ, और द्रव्य क्या है, सभी पदार्थों को कहा जाता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो, तो जिन्हें अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन्हें बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत ही बारीक। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको आंखों से दिखाई दे, ये आंखों से में दिखाई नहीं देते हैं। किसी अणु में द्रव्य के सभी गुण विद्यमान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यों के अणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं। देखिए उसने क्या कहा कि मान लीजिए आपने जैसे जल ले लिया, जल का अणु है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो आप जहाँ पर भी जल का सैंपल लेंगे, मैं यहाँ अशुद्ध जल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि है तो फिर वो उसके भी गुण बताएगा, लेकिन यहाँ शुद्ध जल की बात की जा रही है। तो उसमें उस अणु में द्रव्य के यानी उस द्रव्य के यानी जल के सभी गुण विद्यमान रहेंगे, चाहे आप कहीं पर भी उसको बनाए, यानी हमेशा H2 ही रहेगा और O ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग, जैसे अब आपने एक ले लिया अल्कोहल ले लिया है, यहाँ पर अलग अलग शहद ले लिया है आपने, दूध ले लिया है आपने, यानी यदि आप अलग अलग द्रव्य लेंगे, द्रव्य यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताया है कि द्रव नहीं बात की जा रही, द्रव्य। अब ये तो तरल चीज़ें ली थी, अब इसके साथ ही हमने ले लिया, मान लीजिए कि आप कोई ठोस चीज़ ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया है टेबल, कुर्सी और कुछ भी ले लीजिए, तो जो एक प्रकार का पदार्थ है, या द्रव्य का मतलब है एक प्रकार का पदार्थ, उसमें हमेशा उसी टाइप के आपको गुण मिलेंगे। लेकिन यदि आप अलग अलग पदार्थ को के अणु को देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग गुण मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देख लिया है किसी भी ठोस चीज़, कोई सी भी, जैसे एप्पल ले लीजिए, तो आप हमेशा एप्पल देखेंगे तो आपको वही गुण मिलेंगे। जबकि बनाना ले लीजिए, आप केला ले लीजिए, टेबल, कुर्सी, कुछ भी ले लीजिए, तो अलग अलग चीज़ें लेंगे तो आपको अलग अलग गुण दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या हो जाएगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ मैटर। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल है वो मैटर को किस टाइप से डिफाइन करता है, तो ये बता रहा है कि जो मैटर है तो ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर कंसिस्ट होता है। तो मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स
या इन पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। तो दे आर मेड फ्रॉम अ टाइनी पार्टिकल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी, चाहे आप उनका कहीं पर भी सैंपल लीजिए। बट डिफरेंट टाइप के जो मैटर होंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंग्लिश और हिंदी का आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपका रिटेंशन वीडियो पे किस टाइप से है। तो आपको मुझे कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम है आपको मुझे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द्रव्य के अणुओं के मध्य बहुत से रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं जिन्हें अंतर आणविक अवकाश या अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वो तो एक विजिबल के लिए मैंने बताया था, जैसे ग्लास के अंदर स्टोन भर दिए, छोटे छोटे आपको जगह दिखा देगी। लेकिन रियलिटी में यदि बात की जाए कि जैसे आप जिस टेबल चेयर पे बैठते हैं, मान लीजिए आपकी टेबल चेयर है, तो यहाँ पर यदि आप ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ही विजिबल, यानी माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है। आँखों से हम इसको डायरेक्ट आँखों से इसको हम नहीं देख सकते। तो ये इस टाइप से बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे यदि आप बॉल को एडजस्ट करेंगे तो देखिए उनके बीच में क्या रहेगी, छोटी छोटी जो स्पेस प्रेजेंट रहेगी, इसी को कहा जाता है अंतर आणविक अवकाश। अंतर आणविक अवकाश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन अणुओं के बीच में खाली स्थान है या अंतर आणविक स्थान, और इंग्लिश में से कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है। तो मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत बार ब्लैंक प्लेस प्रेजेंट होता है जिसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। तो आप इसको स्टेप से भी या इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में स्टेप से पूछा जा सकता है कि अंतर आणविक अवकाश कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या अणुओं के बीच में खालिस्तान प्रेजेंट होता है, या होता है तो उसे क्या कहा जाता है। इस टाइप से ही हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या लगता है कि कोई भी जो मैटर है वो सरल या बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में बना है। जैसे आपको टेबल के बीच में कहीं पर भी छेद नहीं दिखाई देंगे, या किसी भी चेयर में छेद नहीं दिखाई देंगे, पेन में कहीं पर भी छेद नहीं दिखाई देंगे। मैं वो बात नहीं कर रही कि जहाँ से आप रिफिल फिल करते हैं वहाँ पर छेद है, उसकी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल आँखों से नहीं दिखाई देता। अब उसके दूसरा देख लेते हैं। अणुओं के मध्य उपस्थित अंतरमाणविक स्थानों के कारण अल्कोहल और जल को 20-20 मिलीलीटर मिलाने पर प्राप्त आयतन 40 मिलीलीटर से कम होता है। देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपने 20-20 मिलीलीटर दोनों ले लिए, यानी 20 मिलीलीटर अल्कोहल ले लीजिए और 20 मिलीलीटर आप जल ले लिया, तो टोटल कितना होना चाहिए, 40 मिलीलीटर। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, एक ग्लास ले लीजिए या आप बीकर ले लीजिए। मेजरिंग सिलेंडर होता है आपकी लैब में, नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास घर पे कुछ भी नापने का तो आप कर सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंट, बट सिर्फ समझने के लिए ही काफ़ी है। घर पे चाहे जैसे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करना खतरनाक होता है, इसलिए मत कीजिएगा। तो देखिए आपने नाप के 20 मिलीलीटर जल डाल लिया, फिर नाप के अल्कोहल डाल लिया, तो 40 मिलीलीटर ये कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है मैम, देखिए एक और सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। ऐसा इसलिए होता है कि आप एक ग्लास में पानी भर लीजिए। अब एकदम पूरा मत भरिए, क्योंकि यदि आप इसको हिलाएंगे तो पानी नीचे गिरने के चांसेस होंगे। आप कांच के ग्लास में भर लीजिए, बाहर किसी मार्कर या पेन से मार्क कर दीजिए कि यहाँ तक जल भरा है। 1 चम्मच इसके अंदर शुगर डालिए और इसे घोल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो शुगर घुलेगी नहीं। देखिएगा आप, या नमक डाल के भी कर सकते हैं, इसका जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। तो जब शुगर डाली तो वाटर का लेवल या ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ा, जबकि हमने शुगर इसके अंदर डाली थी। तो आप इसको किस टाइप से कर सकते हैं कि जो पानी लिया था उसको तोल सकते हैं, फिर शक्कर को तोल सकते हैं। बट यहाँ पर हमें लेवल देखना है, तो लेवल इसका क्यों नहीं बढ़ेगा, शक्कर पूरी घुल जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि क्या हो रहा है कि देखिए जो आपका H2O है, इसके बीच में जगह जगह पर, मैं आने वाले वीडियो में आपको H2O की संरचना बताऊँगी कि इसके बीच में किस टाइप से खाली जगह होती। तो जो ऐसे खाली जगह होगी इसके बीच में, तो यहाँ पर जो शक्कर या आपने नमक लिया था उसके अणु जाके जुड़ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो आयतन था या वॉल्यूम था वो बढ़ेगा नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है आपको, साथ ही लाइक भी कीजिए इसे, और
नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट जरूर कीजिए। द्रव्य के अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। अणुओं के मध्य लगने वाले इस आकर्षण बल को सहसंयोजक बल अथवा अंतर आणविक बल कहा जाता है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था अंतर आणविक स्थान होता है ना, खाली स्थान होता है। अब क्या होगा, ये खाली स्थान कोई बहुत बड़ा बड़ा तो होता नहीं, ये एक अणु है और ये एक अणु है। अब ये अणु इसे अपनी ओर खींचता है और ये अणु इसे अपनी ओर खींचता है। देखा था, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक हाथ है और ये एक आपका हाथ है, दोनों उंगलियों को फंसा लीजिए, इस हाथ से इस हाथ को खींचिए, इस हाथ से इस हाथ को खींचिए, तो एक बल लग रहा है। इससे क्या होगा, आपकी उंगलियां और ज़्यादा आपस में जकड़ती जाएंगी। तो ये जो अणु होते हैं दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि ये पास पास रहें, और जिसमें जितना ज़्यादा बल या जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतने ही अणु पास पास आ जाएंगे। तो देखिए, आपने ठोस देखे होंगे, ठोस ठोस क्यों होता है। मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए या कोई भी कभी पूछ लेता है कि कोई भी वस्तु यदि ठोस है तो ठोस क्यों है, तो उसमें जितना ज़्यादा अंतर आणविक बल या अंतर आणविक आकर्षण बल या संसंजक बल, ये टर्म्स बिल्कुल रट लीजिएगा, इंग्लिश में से कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए नाम क्या है इसका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा हाई या जितना ज़्यादा लगेगा अणु पास पास उतने ज़्यादा होंगे और वो वस्तु ठोस। यदि थोड़ा कम लगेगा तो वो वस्तु द्रव्य, और ज़्यादा कम होगा तो ये हो जाएंगे गैस। तो इस टाइप से ठोस, द्रव और गैसों का निर्धारण होता है। तो यही निर्धारित करता है अंतर आणविक बल कि कोई वस्तु ठोस है तो ठोस क्यों है, द्रव्य है तो द्रव्य क्यों है, और द्रव है तो द्रव क्यों है, और गैस है तो गैस क्यों है। देखिए अब क्या बता रहा है, अणुओं के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ मध्य अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ता जाता है। जैसे यदि दूरी कम हो जाएगी, जो बात मैंने अभी आपको बताई है, यानी बल जितना मजबूत होगा उतने पास पास, यानी दूरी कम, तो उनके बीच में जो बल है वो बढ़ता जाएगा। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीजेस। इतना समझ में आ रहा है, डिस्टेंस कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा, यानी दूरी कम हुई तो बल बढ़ेगा, यानी अणु पास पास आ जाएंगे। अब है आपका द्रव्यों के मध्य सतत, द्रव्यों के अणुओं में सतत गति होती रहती है। यानी हमेशा ध्यान रखिए, आपको तो कोई वस्तु ठोस दिखाई दे रही, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। द्रव्यों के अणुओं में गति होती रहती है, जिससे इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्यों की गतिज ऊर्जा प्रवृत्ति के कारण ही इत्र की शीशी खोलने पर उसकी सुगंध पूरे कक्ष में फैल जाती है। इसी प्रकार जल में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालने पर संपूर्ण जल गुलाबी हो जाता है। ये वाला वीडियो यदि आप सर्च करना चाहते हैं इस टॉपिक का, तो ऑलरेडी दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर भी जाके जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश मीडियम के हैं उसे आप देख सकते हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर यदि आप डालेंगे या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। इज मैटर अराउंड अस प्योर, उस चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश मीडियम के हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि इनके जो अणु है लगातार उनमें गति होती रहती है। तो जैसे आप इत्र की शीशी का ढक्कन खोलेंगे तो जो अणु है वो गति करते हुए धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएंगे और उसकी खुशबू आपको महसूस होगी। साथ ही जैसे अगरबत्ती हम लगाते हैं एक कमरे में, तो दूसरे कमरे में या दूर खड़े व्यक्ति को भी उसकी खुशबू समझ में आ जाती है, उस तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि जो द्रव्य यानी मैटर है आपका, उसके अणु या उसके मॉलिक्यूल्स या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन के फॉर्म में होते हैं या वो गति करते हैं। तो इसका एक और उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट। यदि आप उन्हें पानी में डालेंगे, भले ही आप उन्हें हिलाइए मत, पर जैसे ही आपने पानी लिया और उसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट या ये नहीं है तो आप कॉपर सल्फेट डालेंगे, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली घुलता हुआ फैल जाएगा और जो पूरा विलियन या पूरा सॉल्यूशन है आपका वो आपको पिंक कलर का मिल जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है या इससे प्रूफ होता है कि जो द्रव्य है उसके अणुओं में गति होती है, या इट्स प्रूव दैट जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं या मोशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। देखिए बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कि जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? गैस के परम ताप के। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस आएगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ये लगा दिया आपने
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यदि आपने तापमान बढ़ाया तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, इनकी जो अणु हैं वो जल्दी जल्दी गति करने लग जाएंगे। जैसे आपने पानी को देखा होगा, गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे गैसीय अवस्था में बढ़ने लगा, इनके बीच में का जो बंध था या बल लग रहा था वो कमज़ोर पड़ने लगा, वो टूटने लगा और वो गति करने लग जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तापमान बढ़ाने पर जो अणु हैं उनके बीच की कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा है। किस प्रकार का बंध टूटता है, तो अंतराण्विक बंध टूट जाता है। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की अवस्थाओं की व्याख्या, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल के बेसिस पे आप मैटर की अलग अलग स्टेट को क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल। तो देखिए, द्रव्य के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर हम द्रव्य की तीनों अवस्थाओं आप इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। का विस्तृत अध्ययन हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये तो आप जानते हैं ठोस अवस्था क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अंतराण्विक बल मजबूत होगा उतना ही वो पदार्थ ठोस होगा। तो देखिए, ठोस में अणुओं की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो जो ठोस के अणु परस्पर बहुत पास होते हैं और उसी निश्चित क्रम में त्रिमिमिक जालक या 3 डायमेंशनल लेटाइस के रूप में व्यवस्थित होते हैं। लेटाइस को जालक कहा जाता है, यहाँ पर वेब नहीं आएगा, ध्यान रखिए। यही कारण है कि ठोस में अणुओं की निश्चित व्यवस्था होती है, यानी उनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफाइनेट होता है। तो किस टाइप से अरेंजमेंट होगा इन सॉलिड में, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, तो इनमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे और 3 डायमेंशनल लेटाइस के फॉर्म में होंगे। दैट्स वाई जो मॉलिक्यूल्स है ठोस के, उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, बिल्कुल डिफाइनेट होगा कि इस टाइप से हेक्सागोनल है कि ट्रायगोनल है, कि किस टाइप से उनका अरेंजमेंट है, बिल्कुल फिक्स होगा। तो देखिए, समान ज्यामिति वाले ठोसों को समाकृतिक कहा जाता है और उनका यह गुण समाकृता कहलाता है। ये आने वाले वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल कि जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है, जिन भी सॉलिड की, उन्हें आइसोमॉर्फस कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। मान लीजिए दो सॉलिड या दो ठोस है, उनकी जो ज्यामिति है वो आपकी मान लीजिए षटकोणीय है, हेक्सागोनल है, तो उन्हें हम आइसोमॉर्फस कहेंगे और ये जो प्रॉपर्टीज है समाकृत्य या आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। देखिए, ठोस का आयतन एवं आकार, यानी वॉल्यूम एंड शेप ऑफ सॉलिड। तो ठोस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल अत्यधिक प्रबल होता है, ये आप सभी जान गए होंगे। अर्थात इनके मध्य अंतर आणविक अवकाश, यानी स्थान बहुत कम। जितना ज़्यादा बल होगा स्थान उतना ही कम होगा, यानी ये एक दूसरे जितने पावर से खींचेंगे जगह उतनी कम होती जाएगी। तो उससे क्या होगा कि स्वतंत्र गति इनके बीच में संभव नहीं, यानी फ्री स्टेट में मूव नहीं कर पाएंगे, चाहे जैसे इधर उधर कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि जितने भी देखिए जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, तथा केवल एक निश्चित स्थान पर ही कंपन कर सकते हैं, अतः ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। तो एक और हो जाता है कि इनका कंपन कैसा होगा, तो बिल्कुल एक निश्चित स्थान पर होगा, चाहे जैसे ये मूवमेंट या गति नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा सारे, जैसे प्लस वाला माइनस को खींच रहा है, तो ये सारे एक दूसरे को खींच रहे हैं चारों दिशाओं में से, इसलिए ये ठोस है। तो जो कंपन भी होंगे वो एक निश्चित दिशा में होंगे, इसीलिए इनका आकार और आयतन हमेशा निश्चित होता है। तो इंग्लिश में से क्या कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई इन सॉलिड, दैट्स वाई। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम इज़ वेरी लेस, और इनमें जो वाइब्रेशन होते हैं इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज कैसे रहेंगे, सेम डायरेक्शन रहेंगे, और इसीलिए इनका वॉल्यूम एंड शेप जो होता है वो डिफाइनेट होता है। संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण के बीच में जो खाली जगह है, इनके बीच की जो खाली जगह है वो बहुत कम होती है। तो अब जब खाली जगह ही नहीं होगी तो आप उन्हें कंप्रेस दबा कैसे पाएंगे, जिससे एक गुब्बारा है हम उसे दबा पाते हैं क्योंकि उसके बीच में हवा भरी और हवा को हम दबा सकते हैं। गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते तो हम उन्हें दबा सकते हैं, जैसे हम स्पंज को दबाते हैं। तो स्पंज में आपने देखा होगा छोटे छोटे खाली जगह होती। यदि खाली जगह नहीं होगी, जैसे आप ईंट को दबा के देखिए, तो उसके अणुओं के बीच में जब खाली जगह ही नहीं होगी तो उनमें संपीड़ितता नहीं होती है, यानी आप उनके दाब लगाकर उन्हें दबाकर कम नहीं कर सकते। जैसे ये स्पंज या एक गद्दा है तो हम इधर से दबाते हैं तो वैसे पिचक कर ऐसा हो जाता है और वापस हटाने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। तो जो
कंप्रेसिबिलिटी होती है ठोस में या सॉलिड में वो बहुत कम होती है, बिकॉज उनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए उन पर दाब लगाकर आयतन को कम नहीं किया जा सकता। तो कंप्रेसिबिलिटी इज़ वेरी लेस इन सॉलिड बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम इज़ वेरी लेस या वेरी लो। इस कारण क्या होगा कि बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर वी कांट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको हम कम नहीं कर पाते। गर्म करने पर प्रसार, यानी कि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनका एक्सटेंशन या किस प्रकार से वो फैल जाएंगे। तो जब किसी भी पदार्थ या ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणु दूर दूर चले जाते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं तापमान बढ़ाने पर अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो दूर दूर चले जाएंगे, उनमें फैला होगा। परंतु ठोस के अणुओं के बीच में बहुत कम प्रसार होता है, जिसके कारण इसे गर्म करने पर अणुओं का प्रसार बहुत कम होता है। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, जैसे आप बर्फ़ भी ठोस है लेकिन उसको गर्म करेंगे तो वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम क्या है, जब भी ठोसों को गर्म किया जाएगा या हीट प्रोवाइड की जाएगी तो जो उनके अणु हैं उनमें फैलाव बहुत कम होगा। तो उनके बीच में जो स्पेस हमने अभी बात करी है, स्पेस भी कम ही होगा, यानी ये यहाँ था तो ये यहाँ और यहाँ बहुत कम ही जाएंगे, यानी ज़्यादा नहीं। जैसे आपने किसी भी बर्तन को गर्म करते हैं तो वो बहुत जल्दी इतना सारा थोड़ी फैल जाएगा। आप जिसमें चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो बहुत कम इनमें वो दूर दूर बहुत कम जाएंगे, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसीलिए हमारे जो यूटेंसिल हैं या बर्तन इनके ही बनाए जाते हैं। घनत्व या डेंसिटी, अब जैसे ही उनके बीच में अंतराण्विक अवकाश बहुत कम होता है तो घनत्व उनके क्या होंगे, ज़्यादा। ये ध्यान रखिए कि जिन भी पदार्थों का अंतराण्विक अवकाश कम होगा तो उनका घनत्व कैसा होगा, उनका घनत्व उच्च होगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव कहीं और से नहीं आते हैं, आप कहीं से भी कोई सी भी बुक उठाते हैं, उसे पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं मैम सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप उस टॉपिक को ढंग से समझते ही नहीं हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता या आप 1 या 2 नंबर से रह जाते। तो देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डेंसिटी, व्हेन इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस देन डेंसिटी इज़ वेरी हाई। ये ध्यान रखना, डेंसिटी कब हाई होगी, जब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा होगा जब भी आपका स्पेस कम होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से पूछा जा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई, ऑल्सो डेंसिटी इज़ हाई। ठीक है, अब देखते हैं द्रव अवस्था में, ये ठोस का देख लिया, अब द्रव यानी लिक्विड स्टेट का देख रहे हैं हम। तो द्रवों में अणुओं की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट यहाँ पर कैसा होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में अणुओं के मध्य दूरी थोड़ी सी अधिक होती है, जिसके कारण स्वतंत्र रूप से वो गति कर पाते हैं। जैसे आपने क्या करा है कि एक ग्लास में पानी भर दिया है और इसे फर्श पे डाल दिया है, तो आपने देखा होगा पानी अपने आप गति करने लगता है। तो जो द्रव हैं उनके इसमें स्वतंत्र अवस्था में गति करने का गुण पाया जाता है। तो इन लिक्विड में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एज कंपेयर टू सॉलिड, इन लिक्विड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज हाई देन सॉलिड, दैट्स वाई दे कैन मूव फ्रीली या ईजिली, बता सकते हैं कि वो ईजिली मूव कर सकते हैं। द्रव का आयतन एवं आकार, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पर कम हो गया है थोड़ा सा उनसे, या अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो गया है ठोसों से। तो जो द्रव्यों के अणु हैं उनके बीच में क्या हो गया, देखिए अभी खाली स्थान हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो द्रव हैं उनमें ज़्यादा स्वतंत्रता है, वो आराम से गति कर सकते हैं। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के अंदर, सॉलिड के कंपैरिजन में तो वो ज़्यादा होती। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लिक्विड में या द्रव्यों में काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा किसके अणुओं से अधिक होती, तो ठोसों से या सॉलिड से। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ठोसों में हमने देखा था बहुत पास पास थे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गैप प्रेजेंट है। तो उच्च गतिज ऊर्जा के कारण द्रव के अणु परस्पर संघात करते रहने के कारण एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव में बहने का गुण अर्थात तरलता पाया जाता। अब ये संघात करना मतलब क्या हो रहा है, जैसे इनको आप मान लीजिए आपने कूलर में या किसी भी रोलर फ्रिक्शन हम जिसे कहते हैं, यानी कि जिसे आप क्या कह सकते हैं, अपने देसी लैंग्वेज में जैसे कहा जाएगा छर्रे, जो गोल गोल छर्रे टाइप के पाए जाते हैं या बेरिंग जिन्हें कहा जाता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। तो इसी टाइप से जो द्रवों में अणु होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर इसी टाइप से फिसलते रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मान लीजिए एक पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसल रहे हैं। जैसे आप
किसी के घर में चैनल गेट लगा और उसके पहिए जैसे फिसलते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि द्रवों में गति होती है, यानी एक सतह दूसरी सतह के ऊपर आसानी से गति कर सकती है। तो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग यही होता है। तो इंग्लिश में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट हो रही है एक सरफेस की दूसरी सरफेस के ऊपर, और इसी प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है फ्लूइडिटी या तरलता, इस गुण को कहा जाता है। अर्थात इनका आकार तो निश्चित नहीं रहेगा, यानी आप जिस भी बर्तन में जिस भी वेसल्स में इसको फील करेंगे उसी का आकार ले लेंगे, बट इनका जो आयतन है वो हमेशा निश्चित रहता है, क्योंकि जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ठोसों से इनमें थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी इतना मजबूत तो होता है कि वो उसको अपनी सीमा के अंदर बांध कर रख सकता है। इसलिए इसका आयतन हमेशा क्या रहेगा, निश्चित, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड लो तो होगा, बट इतना कैपेबल हो सकता है कि वो इसको बाइंड करके रख सके। दैट्स वाई इसका जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। और इनमें जो मूवमेंट यानी गति करने का गुण है वो तो अनियमित है। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में गति करेंगे। आप जब पानी डालेंगे तो जिस साइड भी ढलान होगा, यदि ढलान नहीं है, बिल्कुल समतल है, एक जैसा है, तो वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, बट इनका जो आयतन है और वॉल्यूम है वो डिफाइनेट रहता है। संपीड़ित यानी कंप्रेसिबिलिटी, तो जो सॉलिड या ठोसों की अपेक्षा द्रवों को देखा जाए तो थोड़ा बहुत इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है या संपीड़िता या दबाया जा सकता है, क्योंकि देखिए ठोसों में तो बिल्कुल भी अंतराण्विक स्थान नहीं था, बट द्रवों में थोड़ा बहुत होता है, तो इन्हें थोड़ा बहुत कंप्रेस हम कर सकते हैं या संपीड़ कर सकते हैं। प्रसरण यानी फैलाव, एक्सपेंशन, तो ठोसों की तुलना में इनमें ज़्यादा प्रसार होता है क्योंकि ये ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, खाली स्थान इनके बीच में ठोसों से ज़्यादा है, यानी स्पेस इनके बीच में ज़्यादा है। अब गैस स्टेट देख लेते हैं। अब एक एक टर्म्स तो आपको इंग्लिश में आराम से समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन गैसेस, तो अब इनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अंतर आणविक बल तो बिल्कुल न के बराबर है, और स्पेस यानी खाली स्थान बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी भी दिशा में रैंडमली और बहुत ही स्पीड से या तीव्र गति से गतिशील होते हैं। बहुत अनियमित या किसी भी दिशा में रैंडमली इन एनी डायरेक्शन मूव फास्टली। और आयतन और आकार, तो देखिए जब ये किसी भी दिशा में गति कर रहे हैं, किसी भी दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं, तो ना तो इनका आयतन निश्चित है ना ही आकार। जिस पात्र में भरोगे ये उसी का आयतन ले लेंगे और उसी का आकार ले लेंगे, तो दैट्स वाई इट्स शेप एंड वॉल्यूम नॉट डिफाइनेट, और जिसमें भी आप फील करोगे उसी का वॉल्यूम और उसी का शेप ये ले लेते हैं। बट देखिए इनका जो मोमेंटम होता है, गैसों में संवेग स्थानांतरित होते रहते हैं, मोमेंटम जो है वो चेंज होता रहता है, और ये स्थानांतरण दाब उत्पन्न करते हैं, यानी हर अलग अलग प्लेस पे इन पे जो प्रेशर है वो अलग अलग रहेगा, इसी की वजह से प्रेशर डेवलप्ड होता है। संपीड़ित यानी कंप्रेसिबिलिटी, तो अब जितना ज़्यादा स्पेस इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेगा या अंतराण्विक स्थान रहेगा, उतना ही ज़्यादा किसी भी पदार्थ को हम दबा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्पंज या गद्दे का उदाहरण, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई होती है, तो हवा गैसों का ही उदाहरण है, तो इसे आसानी से हम दबा सकते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तो द्रव्य की इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अतः गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बाकी में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बताई थी। काइनेटिक एनर्जी ठोसों में न के बराबर है, द्रवों में होती है और गैसों में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे द्रव्य लिखा है, यानी मैटर की वो स्टेट, इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो किसी भी सब्सटेंस को उसकी उसी स्टेट में बनाए रखने का काम करती है और वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो ये ठोस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और गैस में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। नहीं, ठोसों में स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, जबकि गतिज ऊर्जा आपकी गैसों में जाता है। घनत्व या डेंसिटी, तो जितना ज़्यादा खालिस्तान होगा, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, यदि खालिस्तान ज़्यादा होगा तो घनत्व गैसों में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रसरण या एक्सपेंशन, तो देखिए इनके बीच में बल यानी फोर्स तो रहता ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपांस हो सकते हैं या फैल सकते हैं। तो इसके पश्चात अब हम तीनों का रिजल्ट निकालते हैं कि क्या होगा। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा, ये ऊपर वाली लाइन आपको क्वेश्चन बना देंगे और नीचे इस टाइप से 4 ऑप्शन दे देंगे। तो अंतर आणविक अवकाश जो खालिस्तान होता है सबसे ज़्यादा, देखिए ये जो आपको डायरेक्शन बनाए ये सेकंड थर्ड क्लास में ही आपने देखा होगा, जिधर मुंह खोला होता है ये उसी को बता रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा, तो गैसों में ज़्यादा, फिर द्रव में और ठोसों में सबसे कम। बल या फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो गैसों में सबसे कम और ठोस में सबसे ज़्यादा, और द्रव बीच की स्टेट है। और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है और सबसे कम गैसों में होती है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपकी गैसों में होती है और सबसे कम आपकी ठोस में होती है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक से सिंपल लैंग्वेज में, चाहे आप किसी भी मीडियम के हैं, इंग्लिश और हिंदी, मैं आपको बिल्कुल उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।